अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर ऋषिकेश से, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे निरीक्षण। ऋषिकेश में नए रेलवे स्टेशन का करेंगे निरीक्षण। रेलवे स्टेशन के कार्यों की जानेंगे प्रगति। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का पहला रेलवे स्टेशन है। योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन बनकर है तैयार। पहली तस्वीर भी उन्होंने साझा की थी और अब करने वाले हैं निरीक्षण। ऋषिकेश से यह खबर, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे निरीक्षण। ऋषिकेश में नए रेलवे स्टेशन का उनके द्वारा होना है निरीक्षण। आशीष डोभाल और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। आशीष डोभाल, विस्तार से समझाइए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। कंचन, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आज सुबह ही यहाँ पहुंचे हैं, अभी थोड़ी देर पहले, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण चल रहा है। निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री नमामि गंगे के एक प्रोजेक्ट को देखने जाएंगे। उनका कहना है कि ये विश्व उत्तराखंड का तो सबसे अच्छा माना जाएगा, लेकिन विश्व के जो यात्री ऋषिकेश पहुंचते हैं योग नगरी ऋषिकेश में, उनके लिए एक आधुनिक स्टेशन बन रहा है, जिसको पूरी तरह से इस तरह बनाया गया है कि देश के अच्छे प्लेटफॉर्म में शुमार हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री काफी उत्साहित रहे और पूरे अधिकारियों से एक एक चीज की उन्होंने प्रगति रिपोर्ट ली है और बनकर पूरा स्टेशन तैयार है। जी कंचन। आशीष, उनकी उत्साहिता, उनकी खुशी और वो सो हमने तभी देख ली थी जब उन्होंने ये वाला तस्वीर साझा की थी, और उन्होंने खुद लिखा था कि ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे विश्व का बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनने वाला है। जी कंचन, बिल्कुल। लगातार जो मुख्यमंत्री इस पे प्रगति रिपोर्ट इसकी जानते रहे हैं, शुरू से जैसे बनना शुरू हुआ था, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इसमें रुचि प्रधानमंत्री की भी है, और संभावना जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने ऋषिकेश आ सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी परियोजना है। पहाड़ पर रेल पहुंचाना एक चुनौती के रूप में देखा जाता है, और उत्तराखंड में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। इतने दशक से इसका इंतजार था और ये इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। धीरे धीरे कर्णप्रयाग रेलवे लाइन धीरे धीरे प्रगति करती जा रही है। आशीष, मुख्यमंत्री के साथ और कौन मौजूद है इस समय? कंचन, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री के साथ इस निरीक्षण में विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद रहे, और साथ में जो यहाँ ऋषिकेश की मेयर है, उन्होंने उनकी अगुवाई और स्वागत किया। बहुत शुक्रिया आशीष डोभाल इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं ऋषिकेश, जहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। वो आगे बढ़ेंगे और देहरादून से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर सीएम ने एक बार फिर से प्रभारी मंत्रियों को दिए हैं निर्देश। जिले में जाकर समस्याएं सुनने के उनको निर्देश दिए गए हैं। मंत्री पहुंचे अपने अपने जिलों में और कामकाज को संभाले, लोगों की समस्याओं को सुने। कोरोना मॉनसून के मद्देनजर ये समय बहुत ही संवेदनशील चल रहा है, इसीलिए एक बार फिर से तमाम प्रभारी मंत्रियों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इतना पर ही नहीं रुकना होगा, दौरों के बाद मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी मुख्यमंत्री को। पिथौरागढ़ से खबर आ रही है, तांगा में सर्च ऑपरेशन रुका हुआ है। बारिश होने से यह सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा है। बारिश रुकने पर फिर से चलाया जाएगा सर्च ऑपरेशन। 7 लोगों के शव अब तक मलबे से निकाले जा चुके हैं। 4 लोगों की अभी भी तलाश है। डॉग स्क्वाड की टीम भेजी गई है। 4 खोजी कुत्ते भी मदद कर रहे हैं इस पूरे सर्च ऑपरेशन में। तो आज की ताजा अपडेट पिथौरागढ़ से, जहां पर बंगापानी इलाके में, तांगा इलाके में, दोनों ही जगह पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ जानमाल का। 11 लोग लापता हो गए थे। लगातार रविवार के बाद से सर्च ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती और तमाम सुरक्षा कर्मी यहां पर पहुंच के बचाव कार्य को शुरू किए हुए हैं। 7 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा सके हैं। अभी भी कुछ शव बाकी हैं, जिनको ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों को भी काम पर लगा दिया गया है। खबर आ रही है देहरादून से एक और बड़ी, जहां पर मदन कौशिक की बैठक में सचिवों के नहीं पहुंचने पर मदन कौशिक भड़के, साथ ही मुख्यमंत्री भी नाराज हो गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र ने मुख्य सचिवों को दिए आदेश। सीएम के आदेश पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए हैं आदेश। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों को आदेश। मंत्रियों की बैठक में अनिवार्य तौर पर जाएं और नहीं जाने की स्थिति में पहले से सूचित करें। पूरी जानकारी के साथ बैठक में सचिव जाएं। आदेश में किसी तरह की कोई भी कोताही ना हो। इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड में अफसरों की मनमानी भी लगातार जारी है, फिर चाहे वो मामला उधम सिंह नगर के डीएम का हो या फिर शासन के टॉप सचिवों का हो। बुधवार को एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जो अक्सर होती रहती है, देखी जाती है प्रदेश में। मंत्री जी आए लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे, और इसी पर अब मुख्यमंत्री भी नाराज हो गए हैं। आपको यहां पूरी खबर समझाते हुए बताएं कि शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने
कुंभ की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। सचिवालय में यह बैठक होनी थी। दोपहर 12:30 बजे का समय था मीटिंग का, लेकिन कुछ सचिव पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे, जिस पर मंत्री जी खासे नाराज हो गए। फोन पर मुख्य सचिव से शिकायत भी की गई। तो वहीं आपको बताएं कि ऊर्जा, पेयजल, सिंचाई जैसे विभागों के सचिव नहीं आए, जिनका आना बहुत जरूरी था। अब ऐसे में काम कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है। यही मदन कौशिक की तरफ से भी किया गया। सचिव शहरी विकास को फटकार लगाई गई। अगर एक हफ्ते पहले इस मीटिंग को बताया हुआ था, तो फिर क्यों नहीं पहुंचे अधिकारी इस बैठक में? सचिव सचिव आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे तो किसे गंभीरता से लेंगे? बैठक बुलाने का औचित्य क्या है? क्यों बुलाई जा रही बैठक? 4 दिन पहले बैठक की एजेंडा जारी हुआ और आप बैठक में रहने के लिए भी तैयार नहीं है, तो फिर सचिव क्या काम करेंगे? अगर सचिव नहीं आएंगे, मैं बैठक नहीं, ठीक नहीं है स्थिति। भाई आप क्यों नहीं आते अधिकारी जब बैठक में हमने बैठक बुलाई? क्या मतलब अधिकारी का नाम है? अगर अधिकारी को नहीं समझ आने का तो क्यों बुलाऊं मैं बैठक? तो मुझे जरूरी समीक्षा करनी। तो बैठक में सचिव स्तर के अधिकारियों की मनमानी का ड्रामा हुआ। कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अफसरों पर मुख्य सचिव के आदेश और मुख्यमंत्री के सख्त रवैये का कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे में साफ है कि अफसर किसी की सुनने को राजी नहीं है। हालत ये है कि चीफ सेक्रेटरी द्वारा एक शासनादेश जारी किया जाता है। कहा जाता है कि सांसद और जो विधायक हैं उनके लिए जो प्रोटोकॉल की व्यवस्था है तदनुसार सरकार अधिकारी कृत करने का काम करे। मुख्यमंत्री जी ने भी जो है अधिकारियों को इस दिशा में जो है कड़े निर्देश देने का काम किया, लेकिन ना तो चीफ सेक्रेटरी के शासनादेश का कोई असर हो रहा है और न ही मुख्यमंत्री जी के जो कड़े तेवर है उसका कोई असर हो रहा है। आगे आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अखाड़ा परिषद की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कुंभ को लेकर काफी महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस बैठक के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि कुंभ के काम में कोरोना की वजह से 2.5 महीने का काम देरी से चला। इस बैठक में अखाड़ों के स्थायी निर्माण को लेकर भी बातचीत हुई है। 2.5 महीने काम व्यस्त मतलब नहीं हो पाया, तो अब उस पर काम में तेजी लाई जाए। एक जो भ्रम था कि मेला 2022 में होगा, आज मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा है कि मेला 2021 में ही होगा, अपने नियत समय से होगा और कार्य में तेजी ले जाएगी। रोड है, बिजली है। इस बीच अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला की, जिनका गुस्सा उधम सिंह नगर जिले के डीएम नीरज खैरवाल को लेकर कम होता हुआ नहीं दिख रहा। शुक्ला डीएम से इतने नाराज हैं कि अब विधानसभा में विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। विधायक ने इसको लेकर एक चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष को लिखी है, जिसमें विधायक ने साफ लिखा है कि 17 जुलाई को प्रभारी मंत्री मदन कौशिक की बैठक के दौरान उन्होंने अपनी विधानसभा में विकास कार्य संबंधी एक महत्वपूर्ण सवाल को डीएम से पूछा, जिस पर डीएम ने विधायक की याददाश्त कम होने की बात कह डाली। अब इसके बाद बीजेपी विधायक बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। का जो हनन हुआ है उसे मैं नियम 65 के तहत मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को बात की थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप लिखित में भेजें, तो मैंने लिख के भेज दिया है। और जो सत्र भी आ रहा है उस सत्र में ये मामला उठेगा और बहुत पुरजोर तरीके से इस बात पर चर्चा होगी। और मुझे अध्यक्ष जी ने एश्योर किया है कि इसमें संविधान सम्मत कार्रवाई करके। बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना अपडेट की। हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं प्रदेश की कोरोना की, जिसमें उत्तराखंड में दिन ब दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा केस कल सामने निकल कर आए। 451 केस आए कल, सबसे ज्यादा मामले थे। इसमें हरिद्वार से 204 हरिद्वार जिले से मामले आए। उसके अलावा देहरादून से 43 और नैनीताल से 73 नए मामले आए हैं। लेकिन 451 का यह आंकड़ा सबसे ज्यादा आंकड़ा है अब तक कोरोना संक्रमित लोगों का आने में। हर दिन में उधम सिंह नगर में कोरोना के 98 नए केस आए। उधर उत्तरकाशी की बात करें तो यहां पर 9, टिहरी से 11, अल्मोड़ा से 4 केस, पौड़ी में भी 4 मामले और पिथौरागढ़ में भी 5 नए मामले सामने आए हैं सिर्फ और सिर्फ कल। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण से प्रशासन की चुनौतियां बढ़ी हैं।
खासकर औद्योगिक इकाइयों में एक के बाद एक श्रमिक कोरोना संक्रमण की जद में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चपेट में है हरिद्वार, जहां अनलॉक में भी लॉकडाउन जैसी स्थितियां बन गई हैं। हरिद्वार जिले में प्रशासन को 103 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की एडवाइजरी के समुचित पालन को लेकर अनलॉक की प्रक्रिया में जो आशंका जताई जा रही थी वो सिद्ध होने लगी है। तमाम औद्योगिक इकाइयों में कोरोना की एडवाइजरी का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है। जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पैमाना है, उसका समुचित पालन नहीं हो रहा है और यही कारण है कि औद्योगिक इकाइयां बड़ी संख्या में अब कोरोना संक्रमण की जद में आने लगी हैं। हरिद्वार में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में अभी तक 300 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, तो वहीं एकम्स कंपनी और आईटीसी कंपनी की फैक्ट्रियों में भी कोरोना संक्रमण फैल चुका है। यहाँ पर भी लगातार कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो वहीं सेलकुई में जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर कोरल फार्मा इंडस्ट्री में भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके चलते प्रशासन पिछले दिनों इस फैक्ट्री को पहले ही बंद कर चुका था। जो लगातार जो कोरोना की एडवाइजरी है उसका जिस तरह से पालन नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से एक के बाद एक औद्योगिक इकाइयों में कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं, उसने उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा एकदम से बढ़ा दिया है। पिछले एक हफ्ते में उत्तराखंड में 1500 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अकेले हरिद्वार जिले में जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 600 के पार पहुंच गई है। तो वहीं राजधानी देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में 350 के आसपास कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केस मौजूद हैं। अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वो अनलॉक की प्रक्रिया को जारी रखे और किस तरह से औद्योगिक इकाइयों को रनिंग में रखते हुए वो कोरोना संक्रमण पर लगाम कस पाए। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। टिहरी में कोरोना के बढ़ते मामलों ने जहां पर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं, तो वहीं अब डालवाला और टिहरी झील में सटे हुए गांव में डेंगू से लड़ना भी स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। डालवाला, मुनि की रेती और टिहरी झील से सटे हुए रोलाकोट, तिवाड़, अप्पू, सिराई गांव में हर साल डेंगू का प्रकोप बना रहता है। इससे टीएचडीसी द्वारा विभाग को दवाइयों और छिड़काव के लिए बजट दिया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से टीएचडीसी ने बजट देने से मना कर दिया है, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग अपने संसाधनों से क्षेत्र में दवाइयां और छिड़काव कराता है। सीएमओ का कहना है यहाँ पर डेंगू से बचने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और इसी के साथ दवाइयां और छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है। और जो झील से लगा इलाका है वहाँ पर डेंगू के प्रकोप की संभावना रहती है, तो इसके लिए हमने अपनी टीम को पहले से ही जागरूक कर दिया। लोग घर घर जाके हमारी एएनएम आशाएं जागरूक कर रही हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वो है कि प्रत्येक रविवार डेंगू पे वार 15 मिनट के लिए सब लोग अपने घरों को देखें, वो अभियान भी हमारा चल रहा है। साथ में हमारे वहाँ से फॉगिंग हो रही है, सब जगह पर इन क्षेत्रों में प्रॉपर फॉगिंग हो रही है और सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार देर रात हरकी पैड़ी पर आकाशीय बिजली से दीवार गिरने की खबर झूठी निकली। खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया कि हरकी पैड़ी पर दीवार आकाशीय बिजली से नहीं बल्कि जलभराव के कारण गिरी। जिलाधिकारी द्वारा गठित की गई जांच कमेटी में रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। देर रात जांच कमेटी ने जिलाधिकारी सी रविशंकर को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जैसे पहले अनुमान और लोगों का जो एक ओपिनियन था कि वो संभवतः आकाशीय बिजली की वजह से गिरा होगा करके, वो असेसमेंट के बाद ये पाया गया कि इस प्रकार का कोई आकाशीय बिजली की वजह से ये घटना नहीं हुई है। ये घटना का मेन कारण है वहाँ का जो पानी का जो रिसाव है काफी मात्रा में होने के कारण, और ये जो दीवार है, दीवार में वो जो रिटेनिंग वॉल के रूप में वो स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं था, लीपिंग होल्स नहीं था। इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग ने की है आत्महत्या। कैंट इलाके में रहती थी 14 साल की मृतक बालिका। आज सुबह अपने घर में फंदे से लटकी मिली ये बच्ची। क्लास 8 में पढ़ती थी बालिका। तो क्लास 8 की लड़की देखिए सुसाइड किया है पंखे से लटककर। देहरादून से खबर। कैंट इलाके में रहती थी 14 साल की मृतक लड़की। उत्तराखंड में उरेडा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से राज्य में सोलर प्लांट में एक बड़ा घोटाला सामने आया।
जिसका खुलासा MNRE की 12 प्लांटों का निरीक्षण किया जिसमें घोटाले की बात कही गई और इसके बाद MNRE ने सभी प्लांटों को दी गई सब्सिडी को वापस कर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही और योजना को रोक दिया। बता दें कि सोलर ऊर्जा उत्पादन के लिए 350 मेगावाट तक रूफटॉप सोलर परियोजना के लिए 70% की सब्सिडी का प्रावधान था। 70% की सब्सिडी सारे प्लेन्स में बांट दी। पहाड़ में केवल 2 प्लांट लगे थे, जो शुरू में 10 मेगावाट जो आया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में 2 मेगावाट लगे, 2 प्लांट लगे, दोनों प्लांटों को इन्होंने सब्सिडी नहीं दी। बाकी जो 11 प्लांट लगे थे 11 प्लांट में 10 प्लांट को इन्होंने सब्सिडी दी, 11 के 11 को सब्सिडी दे दी। उसमें MNRE ने जो है वो सब्सिडी रिकवरी के लिए बोल जाएगा गलत प्लांट लगे हैं ये। नहीं, एक्चुअली कुसुम योजना के लिए केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइंस अभी रिव्यू कर रहा है। जो हम लोगों ने पंप्स का सोलराइजेशन करना था, जो हमें जमीन पे लगाना था, उस पे केंद्र ही अपनी गाइडलाइंस और रिव्यू कर रहा है। प्रदेश के किसानों के लिए अब खबर। नैनीताल के सब्जी व फल किसानों को एक बार फिर से खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। मौसम की मार के साथ लॉकडाउन में बाजार ना मिलने से अधिकांश फल सब्जी खेत में ही खराब हो रहे हैं और इसके चलते किसानों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। जिले में कुल 45,000 किसान हैं, जिसमें सिर्फ 18,000 किसानों ने अपनी फसल का बीमा किया है। आधे से ज्यादा किसानों का बीमा ना होने से संकट किसान बर्बाद होने की स्थिति में है। हालांकि अधिकारी भी ये मानते हैं कि किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन राहत का अब भी कोई ठोस प्लान दिखता नहीं है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार इंसानों पर वन्य जीवों के हमले बढ़ रहे हैं, जिसमें लगातार हमले गुलदार कर रहे हैं। इसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में इसे रोकने के लिए अब रामनगर वन प्रभाग ने एक पहल शुरू की है। इसमें गुलदारों और अन्य वन जीवों के प्रति जनता को जागरूक किया जा रहा है। विभाग की यदि माने तो इसका फायदा भी हो रहा है। अब इस जागरूकता अभियान को और बढ़ाने के बारे में सोच विचार रहे हैं। पालतू जानवरों को घर के बाहर न छोड़ें। गुलदार व किसी भी अन्य। खबर चंपावत में लोहाहाट के हाईवे से, जहां की साइड वॉल बारिश के दौरान कभी भी बड़ा खतरा बन सकती है। हाईवे की सुरक्षा दीवार जर्जर और कमजोर होने से इंडियन गैस एजेंसी खतरा बना हुआ है इस पर। तो वहीं गैस सिलेंडरों से लदा ट्रक सड़क किनारे उतरने से गैस एजेंसी में आ रहे उपभोक्ताओं को भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में गैस एजेंसी प्रबंधक समय रहते सुरक्षा दीवार रिपेयर करने की मांग कर रहे हैं ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। रामनगर से खबर आ रही है, जहां पर कॉर्बेट के आसपास आबादी के पास लगातार सांप निकल रहे हैं। बारिश का समय चल रहा है, सांप लगातार निकल रहे हैं, लेकिन इस बार इसमें कोबरा और करेत जैसे विषैले सांपों की संख्या बहुत ज्यादा है। सांप काटने की वजह से बीते 2 महीने में 3 लोगों की जान जा चुकी है। खबर आ रही है कोटद्वार से, जहां पर सिद्धबली मंदिर के पास खोई नदी से 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। दोनों लोग दुगड्डा इलाके के रहने वाले थे। बादल फटने के दौरान मलबे की चपेट में आ गए हैं। दरअसल मंगलवार को दुगड्डा क्षेत्र में भी बादल फटा था और इसकी चपेट में आई एक कार जिसमें सवार थे 3 लोग। पहले एक शव को बरामद कर लिया गया था। पानी और मलबे के साथ कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। एक शव बरामद हुआ और अब 2 और शव बरामद कर लिए गए हैं। कार ड्राइवर का SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई, जबकि 2 लोग कल से लापता चल रहे थे। शव आज खोई नदी से बरामद हुए। चमोली के गैरसैंण में एक नाबालिग बच्ची के बलात्कार और फिर गर्भपात कराने का मामला सामने आया। इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के साथ एक और युवक को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि घटना की जानकारी परिजनों को तब चली जब आरोपी द्वारा नाबालिग के गर्भवती होने पर उसका गर्भपात कराने की कोशिश की गई।
ऑनलाइन क्लासेस पर एक अपडेट। केंद्र की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस को लेकर गाइडलाइंस अब उत्तराखंड में भी लागू होगी, लेकिन अब पढ़ाई का टाइम सेट होने के बावजूद भी पेरेंट्स इस पर आपत्ति जता रहे हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन कहती है कि टाइम सेट तो ठीक है, लेकिन सरकार स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखे, क्योंकि प्रदेश के ज्यादातर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बस व्हाट्सएप पर पढ़ाई करवा रहे हैं। स्कूलों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई संसाधन मौजूद नहीं है। ऑनलाइन क्लास की शिकायत पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास 4 शिकायतें पहुंची हैं, जिसमें से सिर्फ एक शिकायत पर ही काम हो पाया है। ऑनलाइन क्लासेस की टाइम मॉनिटरिंग को लेकर 2 टीमें गठित की गई हैं। परीक्षाओं की तिथि पर अपडेट, जिसको लेकर असमंजस में फंसे हुए गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने आखिरकार परीक्षाओं की डेट्स ऐलान कर दी हैं। 1 सितंबर से 20 सितंबर तक यूजी और पीजी की फाइनल सेमेस्टर समेत डिप्लोमा कोर्सेज के 41,000 स्टूडेंट्स की 1 घंटे की ऑफलाइन परीक्षाएं 3 फेजेस में होंगी। प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होंगे और रविवार को भी परीक्षाएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की जाएंगी। इसी के साथ अपना उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 18।